नमस्कार, आप सभी को बाल शिक्षा एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम अमन कुमार और आप सभी को अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग इतिहास को समझेंगे और इतिहास के जितने सारे प्रारूप हैं उन सारे प्रारूपों को जानने का प्रयास करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उन सारे एग्जामों में ये बहुत ज़्यादा लाभकारी है। खासकर यूपीएससी, बीपीएससी जो अभी होने वाली है शिक्षा भर्ती, उसके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। और साथ ही साथ क्लास 11, क्लास 12 में जिन बच्चों का इतिहास है उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी विषय है। तो हम लोग जानेंगे इतिहास है क्या, इसके पूरा प्रारूप को समझने का प्रयास करेंगे। इतिहास की ये जो इतिहास है, ये नींव कैसे पड़ी, ये इतिहास कैसे बना, इतिहास होता क्या है, अनेक प्रश्न हमारे मन में खड़ा होते हैं। तो आज हम उन सारे प्रश्नों पर विशेष रूप से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इतिहास क्या है? यदि इतिहास शब्द का संजी विच्छेद करेंगे तो इतिहास मतलब बीती हुई घटनाएं। इतिहास जो घटनाएं बीत जाती हैं। इतिहास क्या है? बीती हुई घटनाओं को इतिहास कहते थे। विद्वानों ने विभिन्न आधार पर इतिहास को परिभाषित करने का प्रयास किया। सभी लोगों ने इतिहास की अलग अलग परिभाषा बताई कि इन्होंने कहा कि जो घटनाएं बीत जाती है वही इतिहास है। वास्तविकता यही है, लेकिन क्या सटीक में जो घटना बीत जाए क्या उसे भी हम लोग इतिहास मान लेंगे? तो इतिहास क्या है? इतिहास बीती हुई घटनाओं को, जो घटना बीत जाती है उनमें प्रमुख घटनाओं को हम लोग क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। विशेष घटनाओं को हम लोग क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। जिनका एक साक्ष्य हो, जिनका स्रोत हो, जिनका एविडेंस उपस्थित हो, वो सारी घटनाएं इतिहास कहलाता है। इतिहास शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? इतिहास शब्द ग्रीक वर्ड के हिस्टोरिया शब्द से बना है। ये कहाँ से ये शब्द आया? तो ग्रीक वर्ड के हिस्टोरिया शब्द से लिया गया है इतिहास। ग्रीक मतलब यूनानी शब्द, यूनानी शब्द के हिस्टोरिया शब्द से इतिहास बना है। यूनान के ही एक बहुत बड़े दार्शनिक, एक विद्वान, उन्होंने सबसे पहले अपनी पुस्तक लिखी जिनका नाम था हेरोडोटस। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी जिस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। इसी पुस्तक में उन्होंने इतिहास के बारे में बतलाया और इतिहास सब्जेक्ट आज विषय के रूप में हमारे सामने उपस्थित हो चुका है। इतिहास की जो कल्पना हमारे मन में थी, उस कल्पना को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति थे हेरोडोटस। और रही बात, ये पहले व्यक्ति थे, इसलिए इन्हें हम लोग फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहते हैं, अर्थात इतिहास के पिता भी कहा जाता है या कहते हैं किन्हें? हेरोडोटस को, जो हम लोग बचपन से जानते आ रहे हैं। तो इतिहास समझ में आया कि इतिहास क्या है? कि वह घटनाएं जो प्राचीन काल में, वह प्रमुख घटनाएं जो प्राचीन काल में क्या होती है? घटित होती है, जिनका प्रमाण उपस्थित होता है, जिनका स्रोत है, वैसी घटनाओं को हम लोग कहते हैं इतिहास। और बाकी जो घटनाएं हैं जो बीत जाती है वो तो अतीत कहलाता है। अतीत और इतिहास में यही फर्क है। इतिहास स्रोत पर बनते हैं, एविडेंस पर बनते हैं। जो प्रमुख घटना है, जिसका साक्ष्य उपलब्ध है, वैसी घटनाओं को इतिहास कहते हैं। बाकी बहुत सारी घटनाएं जो बीत जाती है वो अतीत बनकर रह जाती है। तो हम लोग जानेंगे कि इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं। तो इतिहास के दो स्रोत हैं। एक पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत मतलब प्राचीन काल, प्राचीन काल की पुरातात्विक, जिसमें सिक्के, अभिलेख, जिसमें क्या आएंगे? अभिलेख आएंगे, स्मारक आएंगे, सिक्के, मूर्तियां, मोहरे, ये सारी चीजों के बारे में जहां प्रमाण उपस्थित होता है, साक्ष्य उपस्थित होता है, जिसे संभाल कर रखा जाता है, इन अभिलेखों को ध्यान में रखा जाता है, इन पर रिसर्च किए जाते हैं, जहां स्मारकों को बढ़िया से रखा जाता है, जहां पर इन सिक्कों को सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम लोग पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। पुरातात्विक स्रोत मतलब प्राचीन काल के, जो प्राचीन काल से उपस्थित हो,
प्राचीन काल के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों को हम लोग पुरातात्विक स्रोत कहते हैं, जिसमें क्या क्या आते हैं? अभिलेख आते हैं, स्मारक आते हैं, सिक्के आते हैं, मूर्तियाँ आते हैं, मोहरे आते हैं। इन सारे चीज़ों के बारे में जो संपूर्ण अध्ययन करवाता है उसे ही हम लोग पुरातात्विक स्रोत भी कहते हैं, जो हमें इतिहास के प्रमाणिक होने के या इतिहास के कहते हैं कि इतिहास की प्रमुखता के बारे में हमें बताता है। आज हम लोग इतिहास पर आंख बंद कर विश्वास कर रहे हैं। आज हम अपने अतीत को जानते हैं और जानने का प्रयास भी करते हैं और उसे कहीं ना कहीं आंख बंद कर उस घटनाओं के बारे में विश्वास करते हैं, उस चीज़ों पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं। यह विश्वास दिलाने का जो काम करता है ये पुरातात्विक स्रोत है, जिससे इतिहास हमारे जीवन के लिए और महत्वपूर्ण पक्का स्रोत बनकर रह जाता है। और उन ऐतिहासिक घटनाओं को जानकर, वैसी ऐतिहासिक घटनाओं को जानकर हम अपने वर्तमान को सुधारने का प्रयास करते हैं। तो इतिहास है ना, वो स्रोत पर डिपेंडेंट करते हैं, सोर्स पर डिपेंडेंट करते हैं, जिसके पहला सोर्स है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख, स्मारक, सिक्के, मूर्तियाँ और मोहरे आदि आते हैं। इनके जहाँ पर इन सबको सुरक्षित रखा जाता है, जहाँ पर इन पर गवेषणा कार्य होते हैं, जहाँ पर इन पर अनुसंधान होते हैं, जहाँ पर इनके बारे में जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाती है और अतीत के बारे में या इतिहास के बारे में जन तक पहुँचाया जाता है, ऐसे स्रोत को हम लोग कहते हैं पुरातात्विक स्रोत। दूसरा आता है साहित्यिक स्रोत। साहित्य क्या है? लेखन कला। तो आज हम लोग किसी भी घटना पर आंख बंद करके विश्वास करें तो ये दो ही प्रमुख स्रोत हैं, जिसमें पुरातात्विक स्रोत है और साहित्यिक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत भी दो प्रकार के होते हैं और ये साहित्यिक स्रोत कहीं ना कहीं हमारे धर्म से भी जुड़े होते हैं। एक धार्मिक साहित्यिक स्रोत होते हैं और एक गैर धार्मिक साहित्यिक स्रोत होते हैं। धार्मिक साहित्यिक स्रोत में हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जिसमें रामायण है, महाभारत है, हमारी वेद है, पुराने हैं। ये सारी चीजें धार्मिक स्रोत हैं। गैर धार्मिक में कालिदास की शकुंतलम, ऐसी बहुत सारी रचनाएं हैं जो गैर धार्मिक भी आते हैं। इसके अंतर्गत धार्मिक, गैर धार्मिक और एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वह है यात्रा वृत्तांत। इतिहास में बहुत सारे से विदेशी भारत आए थे और वो जब भारत आए तो उन्होंने भारत का भ्रमण किया और भ्रमण करने के बाद उन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखा। यात्रा वृत्तांत होता क्या है? जब आप यात्रा करते हो ना, तो यात्रा करने के उपरांत जो जो घटनाएं आपके जीवन में घटित होती है या जिन जिन घटनाओं से आप जुड़े होते हो, उसको क्या करते हैं, उसे लिखकर व्यक्त करते हैं लोग कि हाँ भाई हम यहाँ गए तो वहाँ की क्या संस्कृति है, वहाँ की क्या राजनीति है, वहाँ की क्या सामाजिक है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में विदेशी यात्रा वृत्तांतों के माध्यम से भी कहीं ना कहीं इतिहास के स्रोत देखने को मिलते हैं। पहले जो व्यक्ति थे जो गुप्त काल अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे और भारत आने के बाद जिनका नाम था फाहियान, ठीक है, ये चीनी यात्री थे और कब आए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत में आए थे और भारत का भ्रमण किए थे और भ्रमण करने के बाद भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक दशाओं का विवरण अपनी पुस्तकों के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत किया था। ठीक उसी प्रकार एक और दार्शनिक, एक और यात्री जिनका नाम है इब्न बतूता, जो मोरक्को प्रदेश से थे, अरब यात्री थे और ये भी भारत आए थे। कब आए थे? तो दिल्ली सल्तनत, जब दिल्ली के शासक मोहम्मद बिन तुगलक थे उस समय ये भारत आए थे और इन्होंने भी अपनी पुस्तक में, ठीक है, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है रिहला, इनकी पुस्तक है रिहला, जिसमें इन्होंने उस दिल्ली सल्तनत के राजनीतिक सामाजिक स्थितियों के बारे में विवरण किया था। कह सकते कि भारत की अर्थशास्त्र, भारत की आर्थिक स्थिति, भारत की राजनीति स्थिति, भारत की सामाजिक स्थिति, भारत की धार्मिक स्थितियों के बारे में इन्होंने अपनी पुस्तकों के माध्यम से बताने की चेष्टा की। कहीं ना कहीं ये दोनों स्रोत कहीं ना कहीं इतिहास को जीवनित करता है और हमारे सामने उपलब्ध करवाता है
और हम लोग उनको प्रमाणिक रूप में, इतिहास एक सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ भी है हमारे लिए। ये ऐसा ग्रंथ है, ये ऐसा पुस्तक है, या ऐसा कह सकते हैं विचार है जो हमें अपने अतीत के साथ जोड़ कर रखता है। और ये पूर्ण रूप से पक्का कब बनती है, ये साक्ष्य कब बनता है, जब हम लोग पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से, साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से इसे ग्रहण करते हैं। ये दोनों चीज इतिहास को चांद चाल लगाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अर्थात इतिहास को प्रमुखता देने के लिए, अतः इतिहास को प्रामाणिक बनाने में इन दोनों स्रोतों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका। तो हम लोग कह सकते हैं अभिलेख, स्मारक, सिक्के, मूर्तियां, ग्रंथ, पुस्तक, यात्रा वृत्तांत, ये सारी घटनाएं जिसमें ये सारे स्रोत जहां उपलब्ध होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास कह सकते हैं। ठीक है, तो इतिहास समझ में आया, इतिहास है क्या। अब आते हैं इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। हम लोग इतिहास को 3 रूपों में देख सकते हैं। ठीक, जिसमें से पहला है इंडियन हिस्ट्री। इसमें पहला कालखंड है प्राचीन भारत, दूसरा कालखंड है मध्य भारत, और तीसरा कालखंड है आधुनिक भारत। हम लोग तीनों पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे, इसको जानने का प्रयास करेंगे, जिसमें से पहला आता है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत, जिसको हम लोग 3 खंडों में विभाजित किए हैं, और इसको भी जानने का प्रयास करें। कहते हैं ना, इतिहास क्या है ना, मानव के चरित्र को सबल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और इतिहास को जानने के लिए 3 प्रमुख खंड भी हैं, जिसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, ये सबसे प्रमुख है। और इसमें सबसे यदि आपको सबसे ज़्यादा यदि कोई काल जीवित था, सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ा जो समय था, वो था प्राचीन भारत। तो हम लोग प्राचीन भारत को ही बढ़िया से समझेंगे और उनको जानने का प्रयास करेंगे। प्राचीन भारत, एंसेंट इंडिया। प्राचीन भारत को 3 खंडों में विभाजित किया गया, जिसमें पहला है प्री हिस्टोरिक पीरियड, दूसरा है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, तीसरा है हिस्टोरिक पीरियड। प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ये 3 खंडों में प्राचीन भारत को बांटा गया है। हम लोग इन तीनों खंडों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। पहला है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वह काल है जहां पर मानव तो थे, लेकिन वहां पर लेखन कला उपस्थित नहीं था। ऐसे काल को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे काल को हम लोग कहते हैं प्री हिस्टोरिक काल, जहां पर मनुष्य थे, लेकिन उन मनुष्यों की लेखन कला नहीं थी। तो उस काल को हम लोग क्या कहते हैं, प्री हिस्टोरिक काल कहते हैं, या प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। दूसरा आते हैं प्रोटो हिस्टोरी। प्रोटो हिस्टोरी, जिसे हम लोग आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं, पर मानव का अस्तित्व भी था, लेखन कला भी था, लेखन का आविष्कार भी हो चुका था, लेकिन उस लेख को कोई पढ़ ही नहीं पाता था। तीसरा ऐतिहासिक काल, जो विकसित था और जो इससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं विकसित काल था, जिसमें मानव थे, उनके द्वारा मानव के लेखन का आविष्कार भी हो चुका था और उस लिपि को लोग पढ़ भी पाते थे। तो इस प्रकार से प्राचीन भारत के 3 काल हैं। अब हम लोग इसके पहले काल की बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरी। प्री हिस्टोरी को भी 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है पाषाण युग और दूसरा है ताम्र युग। पाषाण युग क्या है, पाषाण काल क्या है? वह काल जहां पर आदि मानव या मानव पत्थरों पर ही निर्भर थे। वह काल जिसमें सब कुछ पत्थरों पर ही डिपेंडेंट था, पाषाणों पर डिपेंडेंट था, उस काल को हम लोग क्या कहते हैं, पाषाण काल कहते हैं। वह काल जहां पत्थरों के हथियारों के द्वारा ही सारा कुछ होता था, उस काल को हम लोग क्या कहते हैं, पाषाण काल कहते हैं। दूसरा है ताम्र युग। पाषाण काल के बाद उनमें विकास होती है, उनके बौद्धिक विकास होता है, मानवों का बौद्धिक विकास होता है, और बौद्धिक विकास के कारण वो धीरे धीरे पत्थरों से कहां पर आते, तांबा। तो
जिस काल में तांबा का प्रयोग अधिक होने लगा उस काल को हम लोग क्या कहते हैं, ताम्र युग कहते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं थी कि तांबा के प्रयोग से पत्थर कहीं ना कहीं कम हो गए थे, बल्कि हथियार में तांबा के साथ साथ पत्थरों का भी प्रयोग होता था, इसलिए इसे ताम्र पाषाण युग भी कहते हैं। तो पाषाण युग क्या है? वह युग जहां पर आदि मानव हथियार के रूप में पत्थरों और हड्डियों का सहारा लेते थे, इसलिए इस काल का नाम क्या पड़ा? पाषाण काल पड़ा। दूसरा है ताम्र पाषाण युग या ताम्र युग। ताम्र युग वह युग है जिसमें आदि मानव पत्थरों के साथ साथ तांबा का भी प्रयोग करते थे, धातुओं का भी प्रयोग करते थे। जब वो धातुओं का प्रयोग करने लगे तो यह आ गया ताम्र पाषाण युग में। पत्थरों के साथ धातुओं का भी प्रयोग होने लगा, तांबा का भी प्रयोग होने लगा, इसलिए इसे हम लोग ताम्र पाषाण युग कहते हैं। अब आते हैं पाषाण काल को। पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है पूरा पाषाण काल, ठीक। दूसरा है मध्य पाषाण काल। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल। तो हम लोग पूरा पाषाण काल को समझने का प्रयास करेंगे। पूरा पाषाण काल वह काल है जिसमें आदि मानव सबसे पहले आग का आविष्कार किए थे, आग का खोज किए थे। लेकिन उस आग का खोज तो किए, लेकिन उनका उपयोग करना नहीं जानते थे। यह काल पूर्ण रूप से पत्थरों पर ही निर्भर थी। हथियार पत्थर और जानवरों की हड्डियों से ही बनाए जाते थे। इस युग में आदि मानव हिंसक और बर्बर थे। इनका जीवन अस्थायी नहीं था, ये अस्थायी थे और ये शिकारी थे, आखेट थे। इस समय यह आगों का प्रयोग पूर्ण रूप से करना नहीं जानते थे। आगों की खोज इसी काल में हुई थी, पूरा पाषाण काल में। दूसरा आते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल पूरा पाषाण काल के बाद की स्थिति है। इस समय आदि मानव में कुछ विकास होता है, इनके बौद्धिक स्तर में कुछ विकास देखने को मिलती है, जिससे इस काल में आदि मानव पशुपालन करना शुरू करते हैं। तो मध्य पाषाण काल में क्या हुआ? पशुपालन देखने को मिला। जहां पर पूरा पाषाण काल में आदि मानव शिकारी थे, आखेट थे, ठीक इस काल में भी आदि मानव शिकारी और आखेट थे, हिंसक और बर्बर थे। बस अपने साथ कुछ पशुओं का पालन करने लगे, जिसमें आदि मानव का सबसे पहला पालतू जानवर जो था वो कुत्ता था। इस काल में सबसे बड़ी यह चीज मिली कि आदि मानव पूरा तात्विक काल से कहीं ना कहीं थोड़े से विकसित हो चुके थे। उनकी बौद्धिक स्तर में कहीं ना कहीं विकास हो चुका था। इस काल में वो आग का आविष्कार तो पहले काल में हो गया था, आग का प्रयोग करना भी जान गए थे। इस काल में वो कच्चे मांस को पकाकर या भूनकर खाने लगे। और तीसरा है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण जो देन है वो खेती। आदि मानव पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के बाद नव पाषाण काल में पूर्ण रूप से सभ्य हो जाते हैं। इस काल में वह पशुपालन को भी सही रूप से करना जान जाते हैं, आगों का प्रयोग सही रूप से करना जान जाते हैं। जहां पूरा पाषाण काल में वो अस्थायी थे, मध्य पाषाण काल में भी वो अस्थायी थे, लेकिन नव पाषाण काल में जैसे वो खेती करना शुरू करते हैं, अन्न उगाना शुरू करते हैं, अनाज को जन्म देना शुरू करते हैं, तो वो पूर्ण रूप से अस्थायी हो जाते हैं। अब मान लीजिए कि कहीं खेती बाड़ी कोई करता है व्यक्ति, तो उसको क्या करना पड़ता है? सिंचाई करना पड़ता है ना। तो सिंचाई के लिए जल की आवश्यकता है, पीने के लिए जल की आवश्यकता है। और अब ऐसी बात नहीं कि आज आप खेती कर लो, अनाज बो दो, सिंचाई कर दो, उसके बाद आप चले जाओ कहीं और, फिर बाद में आकर देखो तो आपका सारा फसल तो जानवर क्या कर दिए? नष्ट कर दिए। तो उसकी अगुवाई भी तो चाहिए, उसकी देखरेख करने वाला भी तो कोई चाहिए। इसी कारण आदि मानव इस काल में अस्थायी हो चुके थे। और
खेती बाड़ी के कारण आदि मानव नदियों किनारे बसना ज़्यादा पसंद करने लगे। तो इस काल में, नवपाषाण काल में, आदि मानव नदियों किनारे छोटे छोटे झोपड़ी बनाकर रहा करते थे और खेती बाड़ी करते थे, पशुओं का पालन करते थे। वो पशु जिसमें दुधारी पशु भी आते थे जो दूध देते थे, और जो खेती बाड़ी के लिए उपयोगी पशु होते थे उनका भी वो क्या करते थे, पालन करते थे। यहां पर आदि मानव पहले की तुलना में सभ्य हो चुके थे। हल की खोज इसी नवपाषाण काल में देखने को मिलती है। देखिए, पूरा पाषाण, उसके बाद मध्य पाषाण, उसके बाद नवपाषाण। देखिए, पूरा पाषाण काल में आग की खोज सबसे बड़ा। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ? पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई, लेकिन इस आग का प्रयोग करना नहीं जानते थे। तो दूसरी विशेषता क्या मिली कि मध्यकाल में आग का प्रयोग करना जान गए, प्रयोग करना सीख गए। दूसरी चीज क्या देखने को मिली? और दूसरी चीज क्या मिली? पशुपालन। मध्यकाल में पशुपालन देखने को मिला, जिसमें उन्होंने सबसे पहला पालतू पशु जिसको बनाया वो कुत्ता था। ठीक वहीं पूरा पाषाण काल में ये भी शिकारी थे। आखेट, शिकारी। इस काल में भी आदि मानव क्या है? शिकारी। ठीक। पूरा पाषाण काल में आदि मानव अस्थायी रहते थे। अस्थायी इनका जीवन था, मतलब शिकार करने के लिए निकले 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, जहां उन्हें जानवर मिलता, जहां वो शिकार उनको मिलता, वहीं पर वो लोग क्या करते, उनको खाते, वहीं पर रह जाते। अब ये नहीं कि लौट कर आते। तो अस्थायी थे, घुमक्कड़ कह सकते हैं, घुमक्कड़ थे, हिंसक और बर्बर थे। ठीक है। हिंसक, बर्बर, हिंसक बर्बर थे। इस काल में भी आदि मानव क्या थे? हिंसक थे, बर्बर थे। और इस काल में आदि मानव गुफा में रहते थे। कहाँ रहते थे? गुफा में। कब? तो ठंड के समय, ठंडा के समय गुफा में, और नहीं तो पेड़ों के जो खोल होते थे उन खोलों में ये क्या करते थे? अपना निवास स्थान बनाकर रखते थे। लेकिन ज़्यादातर ठंडा में ये क्या करते थे? गुफा में रहना पसंद करते थे। और इस समय इनका वस्त्र जो था वो ठंड में, बाकी नंगे पुंगे होते थे, ठंड में ये क्या करते थे? पत्ते और पेड़ों के पत्ते और जानवरों के जो खाल होते हैं, है ना, इसको पहना करते थे। कब? जब ठंड के समय, ठंड से बचने के लिए। इस काल में भी आदि मानव कहीं ना कहीं गुफा में रहे। और
इस काल से थोड़ा, इस काल में भी आदि मानव गुफा में वास किए और कहीं कहीं छोटी मोटी झोपड़ियां मिली, कहीं कहीं पेड़ के कोटर में निवास करने लगे, कोटर जो होता था वहां पर निवास करने लगे। मध्य पाषाण काल में क्या थे? अस्थायी थे, अस्थायी। मध्य पाषाण काल में भी ये लोग क्या थे? अस्थायी थे। लेकिन नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में आदि मानव कहीं ना कहीं मध्य पाषाण काल से विकसित हो चुके थे। नवपाषाण काल में क्या हुआ कि नवपाषाण काल में सबसे पहली क्रांति जो हुई खेती की हुई, साथ ही साथ ये पालतू पशु, गाय, भैंस, बैल, बकरियां, ये सारों को, दुधारी पशु भी जिसको कहते हैं जो दूध देती हैं, उन सारे पशु को भी पालने लगे। खेती बाड़ी होने के कारण ये कहीं ना कहीं अस्थायी हो गए, अस्थायी इनका जीवन हो गया। और ये कहां वास करने लगे? नदियों के किनारे। कहां वास करने? नदी के किनारे। झोपड़ी बनाकर, छोटा सा घर बनाकर, झोपड़ी बनाकर ये क्या करते थे? रहते थे। ठीक, तो यह आपकी विशेषता है पाषाण काल के तीनों, जो पाषाण काल को विभाजित किया है 3 कालखंडों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। मैंने इसको छोटा छोटा में लिखा कि जगह का अभाव था, लेकिन आप मेरे शब्दों के माध्यम से आप अपने कॉपी में इसका नोट्स बनाइएगा ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा सुविधाजनक होगा। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। यदि इसमें किसी को भी दिक्कत रहता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और यदि आपको सच में क्लास अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मिलते हैं इसके अगले टॉपिक, इसके जो नेक्स्ट है ताम्रपाषाण युग, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, इन सारी चीज़ों पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। मध्य भारत को, आधुनिक भारत को, सबको समझने का प्रयास करेंगे। तो यदि क्लास अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।